नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा बीपीएससी डबल एओ के लिए प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज 7 लेकर हम आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस बिना सब सुना हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए चाहे एग्ज़ाम आपका जब भी हो। ठीक है, तो उसके लिए लाए हैं प्रीलिम बूस्टर सीरीज 7 और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, मेरा मेहनत दिख जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अभी भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत। डबल एओ के लिए एक मात्र यही चैनल है। ठीक है, तो आइए देखें, अच्छे चैनल, अच्छे सवाल भी लिए गए हैं। प्रैक्टिस तो आपको कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए देखें, अच्छे सवाल है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ये सवाल बहुत बार आया है और बहुत बार मैंने कराया भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल क्या क्या होता है। जीवन प्रत्याशा होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी होता है और प्रौढ़ साक्षरता भी होता है। ठीक है ना, सामाजिक असमानता नहीं होता है मानव विकास सूचकांक में शामिल। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और आंसर को आप सही लगाइएगा, आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये देखिए पूरा डिटेल भी अच्छी तरह से लिखा गया है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा। इसके अंतर्गत 3 आयामों जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पर ऐसे ही सवाल बनते रहते हैं, तो तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अच्छा सवाल और भी आ गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सवाल ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार ने किया था। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और सवाल अनुसूचित जाति और जनजाति पर बनता ही रहता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आंसर बिहार है। ठीक है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी तरह के राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में ब्याज दर का निर्धारण सबसे पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। ये भी सवाल बनते रहता है। वर्तमान गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं। आम बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और देख रहे हैं आजकल एग्ज़ामों में, बीपीएससी के एग्ज़ामों में 2 साल पुराना बजट का सवाल बन रहे हैं, इसलिए इसको सवाल को लिया गया है। 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना करोड़ आवंटन किया गया? 99,300 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल बजट पे तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा 2-3 सालों का, क्योंकि पिछला 2-3 साल का पूछा जा रहा है हर तरह के एग्ज़ामों में। आप देखे होंगे पिछला सेट के क्वेश्चन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, खासकर बिहार के एग्ज़ाम देने वालों के लिए, क्योंकि बिहार ने ही शुरू किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यूपीएससी पास करने पर भी 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, बीपीएससी पास करने पर भी दिया जाता है, तो ये जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका बिहार होगा। तो ध्यान से ज़रूर दोनों नोट कीजिएगा। अनुसूचित जाति वाला 2 सवाल मैंने करा दिया और दोनों ही इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तस्सर और रेशम की इकाइयाँ स्थित है। कहाँ इकाइयाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। सार्क क्या है? भारत के सारे पड़ोसी देश
केवल चीन को छोड़कर सारे पड़ोसी देश लगभग बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे आ जाते हैं, सार्क में शामिल हैं। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, आपस में सहयोग, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है और भारत के पड़ोसी देशों पर सवाल बनता ही रहता है, ठीक है। तो आंदोलन अच्छा है सार्क, इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय सहयोग के लिए किया गया था, उद्देश्य था इसका। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं, कौन हैं? इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक जवाहरलाल नेहरू, मत मार दीजिएगा आप, गलत हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छे हैं, क्योंकि ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, ठीक है। तो इन पर भी सवाल बार बार बनता है, ठीक है। ध्यान से यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है? सबको पता होगा, इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में हुए, तो एक तो ये सवाल हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कब हुए थे? 1951 में। लेकिन कहाँ खेले गए थे? प्रथम एशियन खेल 1951 में हुए थे, लेकिन कहाँ खेले गए थे? आपका नई दिल्ली में। इसलिए ये सवाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आइए देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। इसमें से आपको 4 सवाल जानने को मिलेगा। आत्मीय सभा बहुत बार सवाल बनता है। तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। आपका 1-2 का भी ध्यान रहेगा तो आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे आत्मीय सभा पे बहुत बार सवाल बना है बीपीएससी में, ठीक है। इसके कौन थे संयोजक? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख और वेद समाज कौन लाए थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, इन चारों को ज़रूर नोट कीजिएगा तो आपका आंसर ए में ही आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के प्रथम महासचिव कौन है थे? प्रथम पूछ रहा है, वर्तमान कौन है? सबको पता होगा कौन है। अगर जानते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए दोस्तों। इसमें प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नाम था इनका, ठीक है। और कब हुआ था स्थापना? 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये सारे बातें ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्तमान महासचिव देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एंटोनियो गुटरेस, वो पुर्तगाल के हैं, ठीक है। तो इनको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूरी बातों को यहाँ से सवाल आपको बनता रहता है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अकबर और हेमू के बीच में कौन सा हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रथम युद्ध पानीपत का, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था ये तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1761 में, ठीक है। ये बाबर और का 1526 में, और ये अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। इनका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं, नए हैं, ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर आपका सी हो जाएगा और पूरी बातें यहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और बाकी यहाँ से पूरा डिटेल समझिए, लिखिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे उस समय, और ये थे स्थानांतरित दिल्ली से दौलताबाद। इनके बारे में पूरी बातें यहाँ दी गई है, अच्छी तरह से आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में, ये भी शायद इजी हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, जानते होंगे, लेकिन अभी भी नहीं जानते हैं, ज़रूर नोट कीजिएगा। पेशवा कहा जाता था, ठीक है।
तो इनका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेशवा नोट कर लीजिएगा बाकी बातों का, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सुमात, ये है जावा में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर। और जावा कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये भी सवाल बहुत बार आता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर का में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल अब बनता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन था दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा पूरा कब किए थे, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बहुत एग्जामों में दिखेगा। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? कुशल स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज बोला जाता है, इसमें दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत का पूछ रहा है, दक्षिण भारत का इसमें चोल ही को प्रसिद्ध, इसमें उल्टा लिखा गया है, ए बी ओ, उल्टा ऊपर नीचे हो गया, तो चोल प्रशासन को ही बोला जाता है। सबसे शुरुआत में भी वही किए थे, स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ठीक है। तो आंसर में आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखें, चोल, और ये ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए आंसर आपका चोल होगा, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण, ये भी सवाल बनते रहता है, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये किसने करवाया था? तो अशोक ने, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है और अच्छा सवाल है। लेकिन उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित है? वल्लभी, उच्च शिक्षा का केंद्र है वल्लभी, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला की गांधार शैली की उत्पत्ति जो है किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति भी हुआ था, तो इस पर भी सवाल बनते रहता है, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम, ठीक है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कोणार्क मंदिर विष्णु, कृष्ण, शिव और सूर्य में से ये समर्पित है सूर्य देव को। कोणार्क का सूर्य मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए देखें, अच्छा सवाल ये भी है। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी, पहले शुरुआत में था मगध की राजधानी, जो बाद में पाटलिपुत्रा बनाई, किसने पाटलिपुत्रा में बनाई थी? ये भी सब लोगों को बहुत बार बताया गया है, उदयन ने, ठीक है। उदयन ने शुरुआत की थी पाटलिपुत्रा का, और बहुत बार आपको एग्जाम में दिखा ही होगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरी बातें आराम से नोट कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं दोस्तों। अन्नागार निम्न में से कहाँ मिले हैं? अन्नागार कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा ही। वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है? बहुत बार एग्जाम में मिला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है, ठीक है। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार आपको बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूछेगा ही, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पूरा डिटेल लिख सकते हैं कि बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 है। उसके बाद केरल और सब का नंबर आता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। अगर आपको तैयारी करनी है सही में तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, जो लोग देखे होंगे फ़ायदा मिलेगा ही ज़रूर से ज़रूर। अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।